बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स की वीडियो नंबर 2। और मैं आपको सबसे पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है तंजील रहमान और मैं हूं आप लोगों का लेक्चरर इन ज़ूलॉजी। जनाब, मेरा जिस कॉलेज से ताल्लुक है वो है गवर्नमेंट सिटी कॉलेज हैदराबाद। अब मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा अपने लेक्चर नंबर 1 की, जो मैंने आप यहाँ कह लेगा वीडियो नंबर 1, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है डिस्कस की थी। उसी चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस चैप्टर के अंदर जो एंजाइम्स का है उसमें कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका जिक्र मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में किया था। तो आइए चलते हैं वीडियो नंबर 1 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। जनाब, वहां पे जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, और उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हमने वहां पे कवर किए उनकी तरफ चलते। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम होता क्या है, इस तरीके से एंजाइम जो होता है काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के फंक्शंस क्या है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया वहां पे कि व्हाट आर राइबोजाइम्स, कि राइबोजाइम्स क्या है और वो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर से क्यों मुख्तलिफ है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को लिखवाए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, और यहाँ पे मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो नोट कर लिए होंगे, अपने कॉपी में ये सारी चीजें लिख ली होंगी। तो अब हम चलते हैं जो रिमेनिंग टॉपिक्स इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने स्टडी कर चुके हैं उनके अलावा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज का, जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉक-इन की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद में आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है, ये देखें, इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम्स। और उसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा आज का वो है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की टाइप्स कौन कौन सी। और लास्ट टॉपिक जो होगा वो लर्निंग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसकी तरफ चलता हूं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं या उनको बढ़ा देते हैं। तो चलिए जनाब अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। आज जो हम पहला टॉपिक स्टडी करेंगे वो है लॉक इन की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स या की लॉक हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम्स, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड देयर इन एक्शंस। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ये पॉइंट आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में लिखवाई थी कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड इन देयर एक्शंस, कि एंजाइम्स खास होते हैं, कुछ खास सब्सटेंसेस पे ही जाके रिएक्ट करते हैं और उनको किसी खास प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। जिसकी एक और मिसाल दे देता हूँ, जैसे एक एंजाइम है जिसका काम है ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला के माल्टोज को बनाना। अब ये एंजाइम जो है स्पेसिफिक है, ये कभी भी माल्टोज को किसी दूसरी प्रोडक्ट से, दूसरे सबस्ट्रेट से नहीं बनाएगा, ना ही ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला के कोई और प्रोडक्ट बनाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला के माल्टोज को बनाता है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक इन एक्शंस है जी। तो ये जो बेसिक पॉइंट है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड इन देयर एक्शंस। सो हाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड हाउ दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस, इस क्वेश्चन को हल किया था एक जर्मन केमिस्ट ने जिनका नाम है हर्मन एमिल लॉइस फिस्चर। जी जनाब, ये वही लॉइस फिस्चर है जिनको 1902 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था शुगर और प्यूरिन बेसिस की रिसर्च के बेसिस पे।
ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड्स में बहुत सारी इन्वेंटेशंस और बहुत सारी डिस्कवरीज भी की हुई हैं। ना सिर्फ केमिस्ट्री में बल्कि इन्होंने फार्मास्यूटिकल साइंसेस में बल्कि कह लेगा मेडिकल साइंसेस में भी बहुत सारी ड्रग्स को डेवलप करने में भी एक कलीदी किरदार या कह लेगा बेसिक रोल प्ले किया हुआ था, जिसकी एग्जांपल भी आपको मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ बल्कि लिख रहा हूँ, जिनपे नींद की दवाइयाँ, नींद ना आने की दवाइयाँ, एपिलेप्सी की दवाई और सुकून और नशे की दवाइयाँ, ड्रग्स पे इन्होंने काम किया था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ, जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स क्या है। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको देखें। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, फिस्चर 1998 proposed a key lock theory। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों के सामने एक पिक्चर फिगर रखी है जिसमें आपको लॉक और एक उसकी की नज़र आ रही है। वैसे तो आपको पता है कि हर लॉक की उसकी अपनी पर्सनल की होती है जो उसको ओपन करती है, और दूसरी कोई भी की उस लॉक को ओपन नहीं कर सकती। सेम वे एंजाइम्स भी होते हैं कि एंजाइम्स पे भी खास किस्म के सबस्ट्रेट ही रिएक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, दूसरे कोई भी सबस्ट्रेट उस पे एक्ट नहीं कर सकते। राइट साइड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि खास किस्म का ही सबस्ट्रेट खास किस्म के एंजाइम में फिट हो रहा है। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि यहाँ पे लॉक किस चीज़ का काम कर रहा है और की किस चीज़ का काम कर रही है। तो इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, और इन सारी स्टेटमेंट को मैं अभी यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। The lock is the enzyme and the key is the substrate only. The correctly sized key substrate fit into the keyhole active site of the lock enzyme। मतलब ये कि लॉक एक एंजाइम है और की यहाँ पे सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है, और इन लॉक के साथ जब पर्टिकुलर किस्म का खास किस्म का सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तभी जो होगा लॉक अनलॉक होगा और एंजाइम अपना रिएक्शन अपना केमिकल प्रोसेस जो होगा उसको परफॉर्म करेगा। अब आप लिखें लॉक एंड की हाइपोथेसिस की डेफिनेशंस को। लॉक एंड की हाइपोथेसिस इज दैट अ पर्टिकुलर enzymes act on a particular substrate, like a particular lock can be unlocked by a particular key। तो ये जो डेफिनेशन है ये अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है कि लॉक मैकेनिज्म की या लॉक इन की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम्स की। अच्छा जी, अब लॉक इन की हाइपोथेसिस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरी फिगर लेके आ रहा हूँ। इस फिगर में आप देखें कि आपको लेफ़्ट साइड जो एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं ये मॉलिक्यूलर मॉडल है उनका। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में पिंक स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये देखें, इस एरिया को बोला जाता है एक्टिव साइट, और दूसरी तरफ आपको स्कीमेटिक मॉडल नज़र आ रहा है, उसकी एक्टिव साइट को भी मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। अब ये जो एरिया मैंने सर्कल किए इनको बोला जाता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जी हाँ, यही वो एक्टिव साइट है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। तो व्हाट इज एक्टिव साइट? ये एक्टिव साइट होती क्या है, क्या है इसकी तरफ चलते हैं। ईच एंजाइम हैज अ डिम्पल और ग्रूव ऑफ अ स्पेसिफिक shape called the active site into which a substrate can fit। अच्छा, तो ये जो एक्टिव साइट है वो क्या है? एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है जो एंजाइम्स के ऊपर मौजूद होता है, और इसमें आके सबस्ट्रेट ने खास किस्म के सबस्ट्रेट ने फिट होना होता है। अच्छा जी, आप अब जल्दी से इस डेफिनेशन ऑफ एक्टिव साइट्स को अपने कॉपी के अंदर नोट कर लें, लिख लें, ताकि मैं नेक्स्ट एग्जांपल से आपको एक्टिव साइट की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरीके से समझा सकूं। जैसे यहाँ पे आपको अब मैं दो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिव साइट्स दिखाऊंगा इस फिगर में। एक ऊपर वाली फिगर में देख रहे हैं आप कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ कंप्लीमेंट्री है, तो सबस्ट्रेट उसके साथ आसानी से आके
फिट हो रहे हैं। दूसरी नीचे वाली जो फिगर है उसमें आप देख रहे हो कि एक्टिव साइट जो है वो चेंज है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से, तो वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स के साथ या डीनेचर्ड एंजाइम के साथ मैच नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता। तो इसको जो है ना किस तरीके से हम कहेंगे, द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज अ डिस्टिंक्ट शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस व्हिच इज कम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट, कि हर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स के पास खास किस्म का शेप होता है, खास किस्म की डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होती हैं जो कम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वो उसके साथ आके फिट हो जाए, फिक्स हो जाए और उस पे एंजाइम्स अपना एंजाइमेटिक एक्शन परफॉर्म कर सके। अब इस पूरे टॉपिक को एक एनिमेशंस के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं उस एनिमेशंस की तरफ। ये देखें जनाब, ये येलो कलर का एक एंजाइम है जिसके ऊपर 3 सबस्ट्रेट मौजूद हैं। सबसे पहले पर्पल सबस्ट्रेट को एंजाइम्स पे अटैच करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो उसकी एक्टिव साइड में फिट नहीं हो रहा तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। फिर दूसरे किस्म के सबस्ट्रेट को लेके आते हैं, वो भी उसके एक्टिव साइड में फिट नहीं हो रहा तो वो भी रिजेक्ट हो रहा है। और रेड कलर वाला बिल्कुल ही उसके एक्टिव साइड में फिट हो रहा है, उसी पे ही एंजाइम ने अपना एक्शन जो था परफॉर्म किया। अच्छा तो जनाब, अभी जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा लॉक-इन की एंजाइम हाइपोथेसिस, इसमें आप लोगों को अब ये तो पता चल गया होगा कि एंजाइम्स क्यों खास होते हैं, क्यों खास सबस्ट्रेट पे ही जाके असर करते हैं। और मैंने आपको मिसाल भी देके बताया कि क्यों खास होते हैं, किस वजह से ये जो होते हैं ना इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो अब इसी से ही रिलेटेड एक न्यू जो मैकेनिज्म है उसकी तरफ चलते हैं और वो है इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स इंड्यूस फिट मॉडल, जी जनाब, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। इस टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि लॉक हाइपोथेसिस या लॉक इन की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, जिसमें आपने देखा था कि एंजाइम्स के साथ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है जो उसके लिए खास होता है। इसी तरीके से लॉक पे भी आके एक खास किस्म की की जो होती है फिट हो जाती है उसके लिए, पर लॉक अनलॉक नहीं होता। लॉक अनलॉक तभी होगा जब की या लॉक अपने शेप को थोड़ा सा तब्दील करें। सेम वे यही होता है इस एनिमेशन में, देखें एंजाइम्स के रिएक्शंस में, जिसमें एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, ये देखें, तो वो अपने स्ट्रक्चर को तब्दील कर लेता है जिसको बोला जाता है इंड्यूस फिट, और सबस्ट्रेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। दोबारा से देखें, सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ, एंजाइम ने शेप तब्दील किया और प्रोडक्ट जो है बन गई। ये जो पूरा मैकेनिज्म था इसको एक्सप्लेन किया था डैनियल ई कोशलैंड जूनियर ने। ही वॉज एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट इन 1959। वो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो ये लिख लें, when substrate combine with enzyme it induce change in the enzyme's structure. This change in its structure enable the enzymes to perform its catalytic activity more perfectly. अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फौरन ये करें कि इस डेफिनेशंस को अपनी कॉपी के अंदर जो है लिख लें, क्योंकि ये इंड्यूस फिट मॉडल की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अच्छा जी, अब आप 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके, स्टडी कर चुके। एक है की लॉक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स और दूसरा मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया और वो था इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम्स। अब आपने करना क्या है, इन दोनों टॉपिक्स अपनी कॉपी के अंदर लिख ले अच्छी तरीके से और उनको अच्छे तरीके से याद भी करना है ताकि आपको इन फ्यूचर ये काम आते रहे। अच्छा जनाब स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है पार्ट्स ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम, या कह लें कि पार्ट्स ऑफ होलो एंजाइम्स के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये तो बता चुका हूं कि एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए। इस तरीके से जो एंजाइम के 2 टाइप्स हो सकते हैं,
यहाँ तो एंजाइम्स कंप्लीटली प्रोटीन के बने हुए, जैसे अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? कंप्लीटली किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। और दूसरे टाइप के जो एंजाइम हो सकते हैं वो एंजाइम हो सकते हैं जिनके पास प्रोटीन के अलावा दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस भी मौजूद है, और उनको बोला जाता है कंजुगेटेड एंजाइम्स या होलो एंजाइम्स। तो इस पूरे टॉपिक को अभी हम डिटेल में जाके पढ़ते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स के। If an enzyme consists only of protein is called simple enzyme. अगर किसी एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मौजूद हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक सिंपल एंजाइम है। जैसे अमाइलेज, अमाइलेज वो एंजाइम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो हम इनको भी क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं दीज आर व्हाट द सिंपल एंजाइम्स। तो अब सिंपल एंजाइम्स क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स जो हों वो मौजूद हों, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, तो हम उनको बोलते हैं सिंपल एंजाइम। अ सिंपल एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड सिंपल एंजाइम्स। अब नेक्स्ट दूसरी की तरफ चलते हैं जिनको बोला जाता है कंजुगेटेड एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जिनके पास प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी मौजूद हों तो हम उनको बोलते हैं दीज आर व्हाट द कंजुगेटेड एंजाइम्स। अब इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, हम उनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है भाई? कंजुगेटेड एंजाइम्स है। अब ये एक प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एंजाइम देखिए, जो रेड कलर का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये क्या है? एक प्रोटीन पार्ट्स ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम्स। यहाँ पे इसको एरो लगा के लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट द पोर्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ एन एंजाइम्स। दूसरी तरफ से ये ब्लू कलर में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है ऑफ एंजाइम्स, इस एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब अगर इसमें सबस्ट्रेट भी इसकी एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाता है, फिट हो जाता है, यानी ये जो कंजुगेटेड एंजाइम है कम्प्लीटली एक्टिव है, ये काम भी कर रहा है, कोई वर्क जो है वो भी परफॉर्म कर पा रहा है, तो इसको बोला जाता है होलो एंजाइम्स। ये किसने दिया था? उसकी तरफ चलते हैं। ह्यूलर 1932 proposed that the conjugated enzymes showing complete activity be called holo enzymes. ये जो टर्म है 1932 में यूलर ने दिया था कि भाई अगर कंजुगेटेड एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, एक्टिव है, तो उसको हम होलो एंजाइम बोलेंगे। अब होलो एंजाइम के दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक है प्रोटीन और दूसरे नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है एपो एंजाइम, और उसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो स्टूडेंट्स अभी ही इस डेफिनेशंस को नोट कर लें अपने कॉपी के अंदर कि एपो एंजाइम्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स की तरफ जिनको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम्स, उनको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस तरीके से कंजुगेटेड एंजाइम्स के दो टाइप्स बन जाते हैं, एपो एंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कोफैक्टर्स और दूसरे को एंजाइम्स। कोफैक्टर्स की तरफ चलते हैं। द होलो एंजाइम इन विच प्रोस्थेटिक ग्रुप इज इन इनऑर्गेनिक आयंस, दीज इनऑर्गेनिक आयंस आर नोन एज कोफैक्टर्स। अब इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें, ज़रूरी लिख लें, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है और उसको याद भी करना है आप लोगों को। अब चलेंगे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के दूसरे पार्ट्स की तरफ कि दूसरा पार्ट्स कौन सा है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। उनको बोला जाता है कोएंजाइम्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ होलो एंजाइम्स इज कॉल्ड कोएंजाइम्स। उसकी एग्जांपल है NAD, ATP, etc. A coenzyme constitute about 1% portion of entire enzyme molecule.
तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जब ऑर्गेनिक ग्रुप अगर एंजाइम के साथ ऐड हो जाए, प्रोटीन पार्ट के साथ ऐड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये है कोएंजाइम। और उसकी दो बड़ी मशहूर एग्जांपल्स आप लोगों के पास मौजूद है और आगे हमने उनको स्टडी भी करना है, जैसे निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ये हम आगे बायोलॉजी में स्टडी करेंगे कि ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब तक आप लोग ने पूरा जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रिसेंट ट्रेंड है पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स के, वो भी आपको आज मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा जनाब, अभी आप लोगों ने स्टडी किया पार्ट्स ऑफ होलो एंजाइम्स या पार्ट्स ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम्स को। ये जिस तरीके से हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है ना, जिस तरीके से वहां पे लिखे हुए हैं, मैंने उसी तरीके से आप लोगों को समझाया। पर जब आप बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करोगे ना, उसमें पार्ट्स ऑफ होलो एंजाइम्स को स्टडी करोगे ना, तो वो वहां पे थोड़े से डिफरेंट है। उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मुझे दोबारा आप लोगों को ये समझाना पड़ रहा है। तो आज है, सबसे पहले लेते हैं प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम्स, उसके साथ अटैच करते हैं नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम्स। ये जो प्रोटीनस पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है एपो एंजाइम। ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है ना, इसको यहाँ पे को फैक्टर बोला जाता है। इसको यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं बोला जाता, बल्कि को फैक्टर बोला जाता है। अब ये जो को फैक्टर है ना, इसकी दो टाइप्स, कितनी? दो टाइप्स। पहली टाइप की तरफ, पहली टाइप क्या है? मेटालिक आयंस पे मुश्तमिल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल है। कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पहले ही पढ़ा चुका कि वो क्या होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड है। सबसे पहली ब्रांच की हम बात करें, वो क्या है इनकी? वो है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? These are the large organic substances loosely attached with the enzymes and after the action ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है? NAD, FAD, कोएंजाइम A, और ये आके अटैच होते हैं, जब काम हो जाता है वो तो वहां से रिलीज हो जाते हैं। ये टाइटली अटैच नहीं होते। और दूसरी टाइप कौन सी, जिसकी हम बात करेंगे अभी, दूसरी टाइप, सेकंड टाइप ऑफ द एंजाइम्स की, तो वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप कहाँ है? कोफैक्टर में। अब कहाँ है? कोफैक्टर का पार्ट। अब ये क्या होते हैं? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं जो परमानेंटली अटैच हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट हिम, और वहां से फिर वो रिलीज नहीं होते, वो उसी जगह पे अटैच रहते हैं। तो ये है कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जनाब, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटीज। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बूस्ट कर देते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटीज में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम्स। फिर इफेक्ट ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे कि वाटर का इफेक्ट क्या होता है एंजाइम्स पे। फिर हम पढ़ेंगे इनहिबिशन प्रोसेसेस। अच्छा जी, जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी में जो पहला हमारा टॉपिक आता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम्स एक्टिविटी। अब आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम्स का होना लाजमी है, यानी एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट ने आके मिलना लाजमी है ताकि एंजाइम्स उस पर रिएक्शन परफॉर्म कर सकें।
उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो कितने सब्सटेंसेस चाहिए, सब्सटेंस ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है एंजाइम्स एक्टिविटी को, वही आज हमने समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू ये सारी चीज़ें सब। अच्छा जी, एक लाइन यहाँ से लेते हैं और फिर ये लाइन जो है इंडिकेट करेगी किस चीज़ को, रेट ऑफ रिएक्शंस को। फिर दूसरी लाइन हम यहाँ पे लेते हैं जो इंडिकेट करेगी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को, कि कितने सबस्ट्रेट जो है हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं या करते जा रहे हैं। फिर तीसरी लाइन जो यहाँ पे शो करेगी मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी एंजाइम्स कितना जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म, कितनी जो है उनकी फास्ट एक्टिविटी या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब चलते हैं एंजाइम्स लेके आ जाते हैं। ये देखें, ये एंजाइम्स है जो हम लेके आए। अब इन एंजाइम्स बॉडी में मौजूद होते हैं, उनके साथ आगे सबस्ट्रेट ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 एंजाइम है तो 3 सबस्ट्रेट आके उनके साथ ऐड हो गए। तो जो वेलोसिटी होगी, एक्टिविटी जो परफॉर्म होगी एंजाइम्स की, वो कहाँ तक बूस्ट हो जाएगी, 50% के करीब तक, तो फौरन बूस्ट हो जाएगी। इतने एंजाइम्स उनके मुकाबले में आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे, ऐड करते जाओगे, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी वो, उसका ग्राफ जो है ऊपर चलता जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखें, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या है कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की क्वांटिटी तकरीबन क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो एंजाइम्स एक्टिविटी का जो रेशियो है वो भी 100% तक जाके पहुँच गया है। वेलोसिटी जो है वो भी 100% तक जाके पहुँच गई। एंजाइम्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो शो कर रही है। अब आप क्या करो, और ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने और ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, तो इससे और ज़्यादा जो सबस्ट्रेट ऐड करने से क्या होगा कि एंजाइम्स की एक्टिविटी फौरन डाउन हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। तो एक ऑप्टिमम, एक कह ले कि एक लिमिट तक अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, पर अगर उससे आप ज़्यादा चले जाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, नीचे चलती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ना सिर्फ सबस्ट्रेट की क्वांटिटी लिमिट से बढ़ाने से ये होता है, बल्कि अगर प्रोडक्ट भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो कंज्यूम नहीं होगी प्रॉपर टाइम पे, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बन चुके हैं और कंज्यूम भी नहीं हो रही, तो भी एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। अच्छा जी, अब इस पूरे ग्राफ को मैं पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में हमने देखा कि एंजाइम्स भी मौजूद हैं और उसके मुकाबले में कुछ सबस्ट्रेट्स मौजूद हैं वहाँ पर। तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये पॉइंट्स बनती हैं। द रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट until the available enzymes become saturated with substrate। इससे ये मतलब बनता है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को उनके साथ ऐड करते जाएंगे। अब आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट्स ऐड करते जाओगे तो एंजाइमेटिक प्रोसेस भी जो है वो भी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को जाके पहुंचेगा। मतलब hence substrate and enzyme concentration are directly proportional up to a certain maximum velocity, after which further increase in substrate concentrations has no effect on the rate of reaction। तो एंजाइम सबस्ट्रेट क्या है, एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी अपनी मैक्सिमम पीक लेवल पे जाके पहुंचेगी, पर वो एक सर्टेन लिमिट तक, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट तक। उसके बाद उसके अबव आप फिर जितने सबस्ट्रेट डालोगे तो उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूं कि एट वेरी हाई कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट एक्सर्ट रिटार्डिंग इफेक्ट अपॉन एंजाइम एक्शंस। कि एक हाई कंसंट्रेशंस पे जब सबस्ट्रेट पहुंच जाएंगे तो वो एंजाइम्स एक्टिविटी पे एक रिटार्डिंग इफेक्ट डालेंगे, यानी उनकी जो
एंजाइम्स की एक्टिविटी होगी उसको रिड्यूस कर देंगे। तो उसके दो सबब हो सकते हैं। पहले सबब की तरफ पहले चलते हैं कि पहले क्यों होता है, तो उसकी तरफ। नंबर 1, हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम्स, कि जो सबस्ट्रेट है उनकी क्वांटिटी क्या हो जाए, सब एंजाइम्स के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा हो जाए। सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो एंजाइम से जो रेडी नहीं होंगे तो इस तरीके से उनकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी क्या पॉइंट हो सकती है, रीज़न हो सकता है एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस होने की, कि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा जमा हो जाएगी, अब वो कंज्यूम नहीं हो रही तो दूसरी प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इन हाई क्वांटिटी, तो दूसरा सबब ये हो सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा, आप सब लोगों को पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, और हमें ये भी पता है कि एंजाइम्स जो है हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं। मैं इस पॉइंट्स को इस ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा कि देखें, ह्यूमन बॉडी के जो अक्सर एंजाइम्स होते हैं वो 37 ऑफ सेल्सियस स्केल पे ही ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उससे ज़्यादा पे उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, यानी उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, और लो टेम्परेचर पे भी उनकी जो है एक्टिविटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। पर ये तो ह्यूमन एंजाइम्स की बात हुई ना, पर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। तो इससे जो यहाँ पे डेफिनेशंस बनती हैं, इस यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जो पॉइंट्स बनती हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। Enzymes are sensitive to temperature. Each enzyme has its optimum temperature for its maximum activity. Above and below this temperature, its rate of reaction decrease. अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखवाई हैं उनके मुताबिक एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। उससे ज़्यादा या उससे कम टेम्परेचर पे उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये तो था हमारा सेकंड टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम्स एक्टिविटी पे। तीसरा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ पीएच। अब इस एनिमेशन में देखो, जब हाइड्रोजन आयन्स बढ़ जाते हैं और या OH आयन्स बढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एंजाइम्स की शेप को या स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं, उसके एक्टिव साइट को ही चेंज कर देते हैं, और उस चेंज की वजह से एंजाइम्स भी अपना एंजाइमेटिक काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये देखें जी, तो इससे हम लोगों ने जो पॉइंट्स, इससे जो हम लोगों ने जो चीज़ समझी है उसकी तरफ चलते हैं। The activity of enzymes varies considerably with the pH and there is a generally marked optimum pH for each enzyme. अब यहाँ से जो हमें बात समझ में आ रही है कि एंजाइम्स जो होते हैं उनको ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। हर एंजाइम की एक मखसूस पीएच होती है जिस पे वो काम करते हैं, जैसे कीमोट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसकी मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है पीएच ऑफ 8 पे, और पेप्सिन भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्टमक के अंदर बनता है, तो उसकी जो मैक्सिमम पीएच है वो कीमोट्रिप्सिन के मुकाबले में कम है, यानी 1.5 पीएच पे वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो दिखाता है। तो पेप्सिन एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा एक्टिविटी दिखाता है, कीमोट्रिप्सिन जो है वो अल्कलीन बेस कंडीशंस में ज़्यादा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो इससे ये साबित होता है कि एंजाइम जो है वो पीएच सेंसिटिव भी होते हैं, और हर एक एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली अपना वर्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नंबर 4 टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा चौथा टॉपिक है, वो है इफेक्ट ऑफ वाटर।
अब वाटर इज व्हाट नेसेसरी फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी एज इट्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वाटर क्या है, ज़रूरी है किसके लिए, एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे आप एनिमेशंस में देख सकते हैं ये सक्रोज का मॉलिक्यूल है जिसके साथ वाटर ऐड हुआ, एंजाइम्स भी ऐड हुए और ये मॉलिक्यूल टूट गया किसमें, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस, और जिस प्रोसेस के लिए वाटर लाजमन चाहिए होता है। यानी कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उनको तो वाटर एनी हाउ चाहिए कि वो अपनी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी को जो है परफॉर्म कर सके। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे और भी एंजाइम मौजूद हैं जिनको एक्टिव होने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी मिसाल देता हूँ, वो एंजाइम जो सीड्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनको एक्टिव होने के लिए वाटर चाहिए होता है। जैसे इन जर्मिनेटिंग सीड्स with the increase in amount of water to some extent enzymes become active and germination proceeds। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। अब enzymes are generally inactivated rapidly by the exposure to the ultraviolet lights and also to the radiations of alpha, beta and gamma rayses। यानी enzymes भी रेडिएशंस के बारे में भी, रेडिएशंस के लिए भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर रेडिएशंस होंगी तो enzymes की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो है हमारे पास नंबर 1 कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिशन प्रोसेस ऑफ एंजाइम्स। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम्स जो है वो रख रहा हूँ। ये रेड कलर का जो प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम है, इसके साथ फिर मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रोटीनस पार्ट भी ऐड करते हैं, जो ब्लू कलर में मैं अक्सर हमेशा यहाँ पे रखता हूँ। तो enzymes action is frequently accelerated or inhibited by the presence of other substances called cofactors. Cofactors have been divided into the 3 categories. जो enzymes action है वो accelerated होता है या रुक जाता है इन्हीं non-proteinous chemical substances की वजह से, जिनको हम बोलते हैं कि क्या है, cofactors है। ये लीजिए जी, ये एक आ गया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को एंजाइम भी हो सकता है, जिसे विदाउट कोएंजाइम सर्टेन एंजाइम्स आर अनएबल टू फंक्शन, e.g. कोएंजाइम A, NAD, etc. Most vitamins are coenzymes or raw material for which enzymes are made। अब इससे पहले भी मैं आपको कोएंजाइम की डेफिनेशन से लिखवा चुका हूँ और इस पॉइंट पे यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि कोएंजाइम्स के बगैर कुछ एंजाइम्स तो काम करते ही नहीं है। जैसे कोएंजाइम A है, NAD है, उनके बगैर एंजाइम्स उनका पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म भी नहीं करते। तो इसलिए कोएंजाइम्स जो होते हैं वो लाजमी चाहिए होते हैं एंजाइम्स को उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं कि ये लूजली कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। जब वर्क परफॉर्म हो जाता है तो फिर ये वापस वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल देता हूँ, ये नीचे जो आपको फिगर नज़र आ रही है जिसमें एक एंजाइम बना हुआ है, प्रोटीन पार्ट उसका और कोफैक्टर जो उसके साथ आके ऐड हो रहा है। तो उसको ऐड करते हैं प्रोटीन एज पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ। अब वो देखिए ऐड हो गया, अब सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट पे आके आसानी से फिक्स हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which increase the activity of enzymes are called activators। एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और वो क्या करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक येलो कलर का एंजाइम रखा है और उसके ऊपर रेड और ग्रीन कलर के सबस्ट्रेट जो हैं रखे हुए।
अब इत्तेफाक से अगर इन दोनों सबस्टेट में से किसी एक सबस्टेट की डायरेक्शन अगर एक्टिव साइट की तरफ नहीं होगी तो वो मिस हो जाएगा और एक्टिव साइट में फिट नहीं होगा। तो एंजाइम्स की इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स को चाहिए होते एक्टिवेटर। यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का एक्टिवेटर आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्टिवेटर एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है या उसकी एजेस बढ़ जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। अब सबस्टेट डायरेक्ट एक्टिव साइट की डायरेक्शन में ही जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनहिबिटर्स की। द केमिकल सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, रिड्यूस कर दे, उनको बोला जाता है इनहिबिटर्स। और ये इनहिबिटर्स दो किस्म के हो सकते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। तो सबसे पहली जो टाइप है इनहिबिटर्स की, उनको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और जो दूसरी टाइप बनती है उनको बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो चलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरफ। ये देखें, ये प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम है, जिसके साथ मैंने नॉन प्रोटीनस पार्ट मिला के उसकी एक्टिव साइट बना दी। तो ये है प्रोटीन की एंजाइम्स की एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है। ये लीजिए, ये है सबस्ट्रेट जो आके उसकी एक्टिव साइट पे अटैच होता है और एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तब्दील कर देता है प्रोडक्ट में। ये देखें इस तरीके से, ये नॉर्मल मैकेनिज्म में होता है। पर जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आते हैं तो ये वर्क परफॉर्म नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये देखें मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बना दी। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके फिक्स हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो होता है एक्टिव साइट में अटैच या फिट नहीं हो पाता और एंजाइम्स का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉक है जो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहा है और सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट पे अटैच नहीं। तो ये डेफिनेशंस लिख लें किनकी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। Some inhibitors resembles normal substrate molecules and compete for the admissions into the active sites. These mimics, called competitive inhibitors, reduce the productivity of enzymes by blocking the substrate from entering active site. के कुछ inhibitors normal substrate की तरह ही react करते हैं और वो active site पे आके attach हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और उस पे जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है वो आके अटैच नहीं हो पाता। अब चलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरफ, जिसमें वही एंजाइम है, कोफैक्टर उसके साथ ऐड है, सबस्ट्रेट आके उसके साथ अटैच होता है और वो सही तरीके से अपना नॉर्मल एक वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे में एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बना रहा हूँ। ये देखे, ये है एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये लीजिए जी। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट की दूसरी तरफ, जिसको हम बोलते हैं एलोस्टिक साइट, उस पे जाके अटैच हो जाता है या उसमें फोर्सफुली फिक्स हो जाता है। इस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टिक साइट। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्टिव साइट तब्दील हो जाती है और उसमें कोई भी सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाते। तो ये डेफिनेशंस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की अपनी कॉपी के अंदर लिख लें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड टू अ pod of enzymes away from the active sites called the allosteric site.
This interaction causes the enzyme's molecule to change its shape, rendering the active site unreceptive to substrate or leaving the enzymes less effective. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स की दूसरी तरफ, जिसको एलोस्टिक साइट बोला जाता है, वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। इनके अटैच होने की वजह से एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाता है, इतना तब्दील हो जाता है कि सबस्ट्रेट उसके अंदर अब फिट भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये एंजाइम्स भी काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा जी, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का, वो है फीडबैक इनहिबिशंस। अब तक आप लोग ये जान चुके हो कि जो एंजाइम्स होते हैं इनका काम होता है मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स को बनाना जो सेल को, बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, और वो उनको बनाते रहते हैं जब तक कि उनकी नीड होती है, ज़रूरत होती है बॉडी को, सेल को। जब उनकी ज़रूरत नहीं होती या कह लें कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुकी होती है, तो फिर उनकी प्रोडक्शंस यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है उनको बनाने की, वो भी बंद हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, जब तक कि दोबारा से उन प्रोडक्ट्स की नीड पड़ जाए। तो इस पूरे मैकेनिज्म्स को बोला जाता है फीडबैक इनहिबिशंस ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। तो आज जो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फीडबैक इनहिबिशन है ये होती क्या है, और ये फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स किस तरीके से काम करता है, और फीडबैक इनहिबिशंस क्यों लाजमी है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो चलते हैं, इसको स्टडी करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप नंबर 1 से। मैंने इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, आप लोगों की आसानी के लिए। पहले स्टेप में क्या मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि एक सबस्ट्रेट है, और वो सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर किस्म के एंजाइम्स पे आके अटैच होता है, और इस एंजाइम का नाम है एंजाइम 1। ज़हन नशीन कर लें कि बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइमेटिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही एंजाइम इन्वॉल्व हो, कभी कभार मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस भी हो रहे थे, बल्कि अलबत्ता हमेशा मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस ही हो रहे होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस रखा हुआ है। चलते हैं प्रोसेस की तरफ। इस सबस्ट्रेट को एंजाइम से फिक्स करना है, और ये वो एंजाइम है जिसके पास ये रही उसकी एक्टिव साइट, और उसके पास एलोस्टिक साइट भी मौजूद है, ये रही उसकी एलोस्टिक साइट। अब सबस्ट्रेट को आके एंजाइम पे अटैच करते हैं, और फिर एंजाइम 1 सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। तो ये लीजिए, एंजाइम 1 सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड ए। ये रहा जनाब इंटरमीडिएट कंपाउंड ए, क्योंकि इनसे प्रोडक्ट बननी है आगे चल के। फिर इसी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ए को स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, और उसके लिए चाहिए हमें सेकंड एंजाइम, जिसको हम नाम देंगे एंजाइम 2, और ये रहा एंजाइम 2। इसको प्रोसेस में लेके आ जाते हैं और इंटरमीडिएट कंपाउंड ए के साथ फिक्स करते हैं। तो स्टेप 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा एंजाइम 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड ए कॉम्प्लेक्स।
इस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, जो प्रोडक्ट बनेगी, उसको मैं नाम दे देता हूँ इंटरमीडिएट कंपाउंड बी। तो ये लीजिए, ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड बी जो हमारा यहाँ पे अब तैयार हो गया है फ्रॉम द एंजाइम्स 2। अब इस कंपाउंड बी को स्टेप नंबर 3 में एक और एंजाइम के साथ हम अटैच करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, जिसका नाम है एंजाइम 3, और ये रहा एंजाइम 3। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड बी एंड एंजाइम 3 कॉम्प्लेक्स। ये फाइनल एंजाइम इस पूरे प्रोसेस का, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगी हम उसको बोलेंगे दिस इज व्हाट आवर एंड प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैं एक रेड कलर का सर्कल बॉल बना रहा हूँ, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये है हमारी एंड प्रोडक्ट जो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो ये रही एंड प्रोडक्ट। अब अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा तो एंड प्रोडक्ट बनती जाएंगी। देखिए बन रही है, बनती जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता से यूटिलाइज भी होती जाएंगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यूटिलाइज होना ये बंद हो जाएंगी। नतीजे में एंड प्रोडक्ट्स इतनी जमा हो जाएंगी कि वो एंजाइम्स पे एक रिटार्डिंग इफेक्ट करेंगी, और वो शो कर रहा हूँ स्टेप 4 में मैं यहाँ पे। इसके लिए मैं लेके आ जाता हूँ एंजाइम 1 को, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पूरे प्रोसेस के लिए। ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ना, ये इस पूरे प्रोसेस को बंद करने का काम करेंगी, यानी कि फीडबैक इनहिबिशंस को स्टार्ट करेंगी। और ये एंड प्रोडक्ट्स जाके क्या करेंगी, ये जाके एलोस्टिक साइट ऑफ एंजाइम 1 को ब्लॉक कर देंगी, या उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगी। नतीजे में क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है वो अब एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकेगा। तो आप जरा इन पॉइंट्स को लिख लें। व्हेन द प्रोडक्ट इज इन अबंडेंस इट्स बाइंड कंप्लीटिवली विद द एंजाइम्स एक्टिव साइट और एलोस्टिक साइट्स। जब एंड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी वो यूटिलाइज नहीं हो रही, जमा होती जा रही हैं, तो वो जाके बाइंड हो जाती हैं किसके पास, एंजाइम की एक्टिव साइट पे या उसकी एलोस्टिक साइट पे। This binding shut down the pathway and no more product is produced. ये जो बाइंडिंग है ये इस पूरे पाथवे को शट डाउन कर देंगी और कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं बनेंगी। एज द प्रोडक्ट इज यूज्ड अप, जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज होती जाएगी, यानी जो ये प्रोडक्ट जमा हो गई है, जो ब्लॉक कर रही है एक्टिव साइट को या उसके एलोस्टिक साइट को, वो वहाँ से निकल जाएंगे जैसे जैसे प्रोडक्ट यूटिलाइज हो जाएंगी। इनहिबिशन इज रिड्यूस्ड एंड मोर प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस। तो इनहिबिशन भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगी। इन दिस वे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कीप्ड विद इन अ सर्टेन रेंज। और इसी तरीके से कंसंट्रेशन जो होती है प्रोडक्ट्स की, उसको कंट्रोल किया जाता है कि वो एक सर्टेन लिमिट में रहे, ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इस पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है फीडबैक इनहिबिशंस। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीटली स्टडी कर लिया और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई समझाई है वो अपनी कॉपी में लिख ली होंगी और उनको याद कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को लिखवाई है समझाई है, ये आगे चल के आपको एग्जाम्स में और आगे स्टडीज में काम आएंगे। तो जनाब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मैं हूँ आप लोगों का लेक्चरर ज़ूलॉजी तंजील रहमान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स और अपनी क्वेश्चन से मुझे ज़रूर आगाह करेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आपका लेक्चरर ज़ूलॉजी तंजीलुर रहमान एट गवर्नमेंट सिटी कॉलेज हैदराबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।